बच्चे हैं उनमें से हमारे साथ बच्चों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए भैया, दुगनी हो जाए। फिर और पढ़ने में मजा आएगा, और क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा, और आंसर करने में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसको क्या करेंगे, आज यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस प्रकार से क्या करना है, आंसर करना है। बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर दो भैया, सेशन को शेयर कर दो। एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर दो भैया, सेशन को शेयर कर दो। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे शेरों, है ना, सभी बच्चे आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ जी, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। और जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें देखते हैं कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी या यूपी जीके या जो करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, किस पोर्शन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भैया, बहुत शानदार। चलो जी, तो देखो ये जो हमारा इसमें ये जो आपका पेपर है, इसमें जीके जीएस वाला जो पोर्शन था वो लगभग लगभग आपका 95 या 96 के आसपास था, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे पोर्शन को, डोंट वेरी। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले होंगे। यहाँ पे एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो भैया, है ना। सभी बाबू लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको बनना है ना, बाबू बनना है ना भाई, है ना। आप लोग क्या क्या करेंगे भैया, सेशन को शेयर कर देंगे। चलो ये तो अभी 82 83, अभी ये मैथ का पोर्शन चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, मैथ का पोर्शन चल रहा है, डोंट वरी। चलो हाँ, ये देखो अपना जीएस वाला पोर्शन है, ये आ गया है। ठीक है, जीएस वाला जो पोर्शन है ये आपका आ गया है। चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 95 है ना, आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है। सब लोग करेंगे थम्स अप। और यहाँ पे जितनी भी मेहनत चल रही है, चाहे कोई भी टीचर हो, सब इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता चल सके कि हमारा पेपर कैसा आया था, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको यूपीजीके पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मानसिक अभिरुचि पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हमारे पेपर में। समझ रहे हैं आप लोग बात को, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। चलो जी, देखो जरा क्वेश्चन जो आपका 45 है, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है इसमें पूछा गया है, समझेंगे आप लोग। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। इसका मतलब यह है कि हमसे ये पूछा गया है कि ये जो एन एरा डार्कनेस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। बताओ भैया, पंडित सुंदरलाल हो जाएंगे, या क्रिस्टोफर वेली हो जाएंगे, या आसफ अली हो जाएंगे, या फिर शशि थरूर हो जाएंगे। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, शशि थरूर लगा दोगे। बहुत बढ़िया, सबका थम्स अप आ रहा है, बहुत शानदार, है ना, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है 96 नंबर, जी20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है। देखो इतना यदि आसान क्वेश्चन आ जाए ना, तो बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है ना, लपेट देना है भाई। कैसे, देखो जनरल, जी का मतलब जनरल थोड़ी ना होता है, ग्रेट थोड़ी ना होता है, गुड थोड़ी ना होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 20। जी20 का मतलब क्या होता है, जी20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें से जो जी शब्द है, जो जी आपका लेटर है, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। क्या होगा, ग्रुप होगा। दिस इज वेरी इजी, ये तो क्या था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर जो 97 है, ये कहता है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब बताओ भैया किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। बताओ, प्रयोग सिद्ध के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, या प्रयोगात्मक के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, या ऐतिहासिक द्वारा वर्गीकृत किया गया है, या जीवन संबंधी। तो जीवन संबंधी जो क्रियाएं जैसी चल रही हैं उसी प्रकार हमने क्या किया है, इसको वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। बट इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग भी इसका क्या करेंगे, देख लेंगे, केवल एक क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या लगा दिया, ए लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया भाई, ए लगा दिया। आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 97 का ए आ जाएगा। चलो जी, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। कर दो जल्दी से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आता है।
क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर देखेंगे आप लोग, फटाफट से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम की डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA यानी ये एक योजना थी, ये किससे संबंधित थी, ये किससे संबंधित थी? तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना थी, या शहरी ग्रामीण संरेखा प्रदान करने वाली एक योजना थी, या फिर मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल था, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आहा क्या बढ़िया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या करवाएंगे, शहर वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे लाल डी आंसर आ जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी ये क्या था, इस योजना का उद्देश्य था। तो आंसर क्या आएगा, बस फाइनली डी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल शानदार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का और 999 का, यानी 99 जो क्वेश्चन है ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, हम चाहते हैं आप इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो जल्दी से आप लोग बता दो भैया बाजरा का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि मूंगफली का उत्पादन कहां पे होता है सबसे ज्यादा, तो आप क्या लगाते भैया, आप लगाते भैया कि गुजरात में होता है मूंगफली का उत्पादन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो आप क्या लगाते भैया, महाराष्ट्र लगाते। लेकिन बाजरे का पूछा गया है तो आप क्या लगा देंगे, राजस्थान। क्या लगा देंगे, राजस्थान लगा देंगे, बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे का आंसर बी आ रहा है, जिस भी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी बी आ रहा है, बी फॉर बबलू की बाई, आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे शेरों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। अब देखो ये क्वेश्चन हमने आपको कईयों बार बताया है, ये क्वेश्चन कईयों बार आपको बताया है। तो यूपी जीके से ये ही एक इकलौता अनहोना प्रश्न पूछा गया है, और इसको आप लोग देख लो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में। आहा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बता दो जल्दी से। क्या हाथरस में है, क्या हमीरपुर में है, क्या भैया बुलंदशहर में है, या फिर हरदोई में है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का इकलौता है, और कहां पे है, ये बुलंदशहर में स्थित है। कहां पे है, बुलंदशहर में स्थित है। समझ गए हो, करवाया था हमने आपको मैराथन में, बहुत बार करवाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और जब भी भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट आते थे तो हम आपको इसका नाम जरूर बताते थे कि भैया उत्तर प्रदेश का नरौरा पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश का नरौरा पढ़ के जाना। बताते थे कि नहीं बताते थे, याद आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बुलंदशहर में है, ठीक है भाई। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अरे वाह, बताओ जल्दी से। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? एन किसकी हो जाएगी भैया? एन तो भैया हो जाएगी जापान की मुद्रा एन हो जाएगी। डॉलर किसकी हो जाएगी भैया? डॉलर तो भैया यूएसए की हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा डॉलर है। यूरो भैया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 19 प्लस देश हैं, 19 के आसपास ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी क्या है, यूरो है। यूरोप महाद्वीप के लगभग 19 ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी क्या है, यूरो है। चलो जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, पौंड स्टर्लिंग। आंसर क्या आ जाएगा, पौंड स्टर्लिंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो नहीं आएंगे, यहां देखो आप फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, ए आ जाएगा। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, है ना भाई। जो जैसा पढ़ाया था वैसा ही क्वेश्चन आया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन छपे हैं, बिल्कुल, है ना। इसीलिए तो कहते हैं तुम डेली आओ 2 बजे की क्लास में, इसीलिए तो कहते हैं कि तुम डेली आओ 2 बजे की क्लास में। ग्रीन हाउस गैस क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस? बताओ जल्दी से आप लोग। यानी गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, या गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और अवशोषित करती है, या गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, या गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। भाई जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये क्या होती हैं? ये अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित भी करती हैं और ये अवशोषित भी करती हैं। ला 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 ला, बल्ले बल्ले। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। आप लोग यदि ये थ्योरिकल जो पोर्शन होता है, यदि आप 1 से 2 बार इनको अच्छे से पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा भाई। आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
समझ गए बात को? अरे शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, है ना। जिनका भी आंसर बी आ रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और हमने ग्रीन हाउस गैसों के लिए तो आपको एक ट्रिक भी बताई थी। हमने क्या बताई थी? एक ट्रिक भी बताई थी। और ट्रिक क्या हो जाएगी? मीना का जलवा। क्या हो जाएगी? मीना का जलवा हो जाएगा। जलवा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, है भाई, बताई थी हमने आपको ट्रिक। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे मी से हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जलवा से हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा। सबसे ज्यादा भैया, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पर सबसे बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी हो जाएगी? वो CO2 हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस। और इसी का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता है। हाँ जी, मीना का जलवा। अरे वाह, तुमने भी ट्रिक लिख दी, क्योंकि तुमने पढ़ी है कि ट्रिक क्या है, यही है मीना का जलवा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 102 आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 आंसर क्या आएगा? बी। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे शेरों, है ना। तो कहीं ना कहीं मजा आ रहा है प्रश्न करने में। इस बात से पता चलता है कि प्रश्न करने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है ना। प्रश्न करने में क्या आ रहा है भाई? मजा आ रहा है। तो कर दो जल्दी से, इसका भी आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 103 का, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या कहलाती है? बताओ। जैसे कि जो मतलब जीएसटी नंबर बताना है हमें। क्या बताना है? जीएसटी नंबर बताना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग GSTIN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GSTIN। तो भैया जीएसटी को घोर के पी जाना। जीएसटी से एक क्वेश्चन आएगा जीएसटी से एक क्वेश्चन। क्लियर है भैया? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, ए आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षा पहल, जो साइबर सुरक्षा पहल है, साइबर सुरक्षा भारत जो पहल है, ये भैया किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसको 2016 में, 2017 में, या 2015 में, या फिर 2018 में। तो आप कहोगे भैया जब तक आप हैं जब तक हमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको 2018 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। इसको कब शुरू किया गया था? इसको 2018 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? कर दो जल्दी से इसका आंसर। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो आप कहोगे भैया 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो भैया 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को भैया जल्दी से आप लोग बताओ, बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है भैया? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 105 का आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? सी लगा देंगे। 105 का आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? सी लगा देंगे। बिल्कुल सही है ना। 105 का आंसर क्या लगा देंगे भाई? सी लगा देंगे। बिल्कुल सही है। इसका आंसर करेंगे आप सभी बच्चे 106 का आंसर करेंगे आप लोग। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। जी कर रहा है कि वो वाला गाना गा लें, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, है ना। बहुत बढ़िया जी करता है, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, है भाई। तो देखो, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जल्दी से। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या मायावती थी, या इंदिरा गांधी थी, या सोनिया गांधी थी, या फिर सरोजनी नायडू थी? ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। राज्यपाल थी। इस बात को आप लोग जानते हैं। और ये कहां की बनाई गई थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है भैया। भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? तो आप कहोगे सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जिनको भैया यूपी का सीएम बनाया गया था 1963 के टाइम पर। और क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सीएम कौन था? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर थे। लेकिन ये तो भैया पीएम की बात कर रहा है, ये तो पीएम की बात कर रहा है। तो कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी बिल्कुल छपेगा पेपर में, है भाई। जो इंदिरा गांधी है ये
भारत की क्या थी, पहली महिला पीएम थी। इनको कब बनाया गया था, इनको 1966 से लेकर इनको भैया 1977 तक बनाया गया था। 1966 से लेकर 1977 तक भारत का क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बार में 1980 से लेके 1984 1980 से लेके 1984 के मध्य इनको क्या बनाया गया था भैया, प्रधानमंत्री बनाया गया था, इंदिरा गांधी। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को क्या दिया गया था, 1971 में भारत रत्न दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन सी हो जाएगी, तो आप लगाएंगे भैया इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी हो जाएंगी, क्योंकि 1971 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो, फिर देखो क्या मजा आएगा पढ़ने में। कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचकर कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम हमारा सफल होता है, वो काम हमें करने में मजा आता है। बस यही पॉजिटिव सोच के आपको हर काम करना है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्या है, खाद का उत्पादक है। अरे वाह, बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, या फिर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर आपका लिमिटेड आ जाएगा, या फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड लिमिटेड। तो देखो गुजरात तो होगा नहीं, कोरोमंडल भी होगा नहीं। हमें लगता है इसका आंसर क्या बनेगा, 107 का ए परफेक्ट बन जाएगा। जो 107 नंबर है इसका क्या बन जाएगा, इसका हाँ राष्ट्रीय नहीं, इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी सही बन जाएगा। यानी इंडियन फार्मर्स और आपका फर्टिलाइजर और लिमिटेड, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका परफेक्ट। क्या आ जाएगा मेरे शेर, सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो एक बार लिख दो कि यस, है ना। सर थोड़ा तेज चलिए, ओके भैया, सर थोड़ा तेज चलिए, आप जैसा कहो वैसा कर लेंगे भाई साहब, है ना। ये तो अपने घर की बात है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 108 पे देखो। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो क्या इसको 28 अक्टूबर में लागू किया गया था, या 10 जुलाई में लागू किया गया था, या आपका 28 सितंबर में लागू किया गया था, या 12 सितंबर में लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग कब बना था, तो आप कहोगे भैया 1993 में बना था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। लेकिन जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ये 28 सितंबर को आया मेरे लाल। ये कब आया, ये 28 सितंबर को आया मेरे लाल। कब आया, 28 सितंबर को आया। ये बात आपने समझ ली। अब जब 28 सितंबर को ये आया, ठीक है, उसके बाद भैया 10 दिसंबर को क्या मनाया गया, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और मानव अधिकार दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो मानव अधिकार दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। यह भी आपको नोट करना है। अब बात ये आती है, आप कहोगे सर मानव अधिकार दिवस हमने पहले मना लिया। हाँ जी, मानव अधिकार दिवस पहली बार हमने 1948 में मनाया था, 10 दिसंबर को मनाया था। उसके बाद 1993 में क्या आया, 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, है ना। और 1993 में ही क्या हो गई थी, मानव अधिकार आयोग की स्थापना हो गई थी। जैसे ही मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, फिर उसके बाद टाइम आया 2006 का, और इसे क्या कर दिया, अभी ये इस टाइम पे क्या है, 1993 में है मानव अधिकार आयोग, और इसको 2000 में क्या बना दिया, 2006 में क्या बना दिया, मानव अधिकार परिषद बना दिया। क्या बना दिया, परिषद बना दिया। भैया जो आपका अभी पिछला जो आपका एग्जाम हुआ है, जो पिछला पेपर हुआ था 2023 में, वहां पे मानव अधिकार आयोग से लेकर एक क्वेश्चन आया ही था, यहां पे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका मतलब यह है मानव अधिकार आयोग इंपोर्टेंट है। मानव अधिकार आयोग क्या है, इंपोर्टेंट है। पढ़ के जाना मेरे लाल, क्या करके जाना, पढ़ के जाना। आंसर क्या आ जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 109, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 109। देखो जरा, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की
पहल के साथ बढ़ाया गया। अरे वाह, कैशलेस का मतलब क्या है? मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? डिजिटल पेमेंट कर दो भैया, डिजिटल पेमेंट क्या कर दो? डिजिटल पेमेंट कर दो भैया, है ना? कहते हो भैया कि कैशलेस, भैया कैशलेस, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था, यानी हम क्या करना चाहते हैं? हम बैंकिंग क्षेत्र का संकट बढ़ाना चाहते हैं नहीं, विमुद्रीकरण करना चाहते हैं नहीं, स्वच्छ भारत करना चाहते हैं नहीं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी को लॉक कर दो भैया। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, हमने डी को क्या कर दिया? लॉक कर दिया। हमने क्या कर दिया? डी को लॉक कर दिया। अब आप इसका बता दो, 110 का आंसर बता दो भैया। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? अरे वाह, बताओ जल्दी से, क्या बोला जाता है? आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान। यदि यहां पे वेद दिए होते तो हम कह देते भैया कि अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना? यदि भैया यहां पे वेद दिए होते तो हम बोल देते अथर्ववेद। अब यहां पे वेद भी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता सबसे ज्यादा पुरानी या सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आप लगा देते मनुस्मृति। अर्थशास्त्र यहां पे होगा नहीं और महाभारत यहां पे होगा नहीं, तो चरक संहिता क्या हो जाएगा? चरक संहिता क्या हो जाएगा हमारा? आयुर्वेद का विज्ञान हो जाएगा। आयुर्वेद का विज्ञान किसको कहेंगे? चरक संहिता को कहेंगे। क्या कहेंगे? चरक संहिता को। यहां पे हम ये भी तो सीख रहे हैं कि हमें कैसे ऑप्शन को काटना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा? चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? बताओ जल्दी से आप लोग। तो क्या 246 में, 243 में, या 250 में, या फिर 245 में? तो पंचायतों की पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 में। किसमें? आर्टिकल 243 में किया गया है। और किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 9 में किया गया है। यह भी आपको नोट करना है। ठीक है भैया। भारत में कितने स्तरीय पंचवर्षीय योजनाएं हैं? तो आप कहेंगे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। किसके आधार पर शुरू की गई थी? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था क्या की गई थी? शुरू की गई थी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक दिन वो भी आएगा भाई कि जब तुम्हारी लाइफ में ये वाला जो गाना है वो गाया जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। है भाई, बहुत जल्दी ये टाइम आने वाला है। बस एक बार नौकरी ले लो भैया। क्या ले लो? नौकरी ले लो, फिर देखो भैया मौज ही मौज है भाई। आंसर क्या लगा देंगे? आंसर लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। 112 नंबर कर दो भाई इसका आंसर। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ फटाफट से आप लोग। बहुत शानदार। यानी भारत में क्या है? त्रिस्तरीय क्या है? भारत में क्या है भैया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। तो किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 19 जनवरी या 16 अप्रैल या 15 मार्च या फिर क्या हो जाएगा? 23 मार्च। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 23 मार्च विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 112 का आंसर क्या लगा देंगे आप? 112 का आंसर लगा देंगे डी। क्या लगा देंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डी को आप क्या कर दो? लॉक कर दो। और क्वेश्चन नंबर 113 भैया SAC, अच्छा SAC ये लिखा है ना। SAC कोड में अंक होते हैं। SAC कोड में अंक होते हैं कितने? 10 अंक होते हैं, या आपका 4 अंक होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 होते हैं। इसमें क्या होते हैं भैया? इसमें आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 6 होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे चीते हैं भाई। ये देखो कर दो 114 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 का आप आंसर करेंगे। बहुत शानदार मेरे शेरों। ये देखो
भारत के लौह पुरुष, आहा क्या क्वेश्चन है, लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, बताओ जल्दी से आप लोग। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, अभी पिछले पेपर में आया था कि भैया आप हमें यह बताओ, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो भी सरदार पटेल ने किया था। जब बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, तभी सरदार पटेल को 1928 में क्या दी गई थी भैया, सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और बारदौली सत्याग्रह कहां पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। तो ऐसे करके पढ़ते चलेंगे ना आप लोग, ऐसे करके पढ़ते चलेंगे ना भाई। आंसर क्या आ जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 114 का सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति की है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत ब्रिटिश शासन से किस वर्ष क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। तो क्या 64 या 45 या 99 या 47। तो हमारा जो भारत, ले भैया ले ओम्फो, इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है कि भारत को आजादी कब मिली। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर तो हम लपेट देंगे पूरे क्वेश्चन, और भैया वर्दी पहन के पेपर देने जाएंगे और कहेंगे अब तो लगता है हमारा सिलेक्शन पक्का है भाई। तो ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। किस योजना के माध्यम से, किस योजना के माध्यम से भारत को आजादी मिली थी, तो आप कहेंगे माउंटबेटन योजना के माध्यम से क्या मिली थी भैया, भारत को आजादी मिली थी। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के आजादी की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, भारत की आजादी की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, तो क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने की थी। क्लीमेंट एटली ने भारत की आजादी की घोषणा की थी, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। और ये लेबर पार्टी के थे, किसके, ये लेबर पार्टी के थे। जैसे हमारे भारत में क्या चलती है, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी चलती है हमारे भारत में, उसी टाइप से ब्रिटेन में क्या चलती है, लेबर पार्टी चलती थी वहां पे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इनको क्या कर लो भैया, एक बार नोट कर लो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 115 का आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कर दो जरा इसका आंसर आप लोग, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है 197, 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है, बताओ जल्दी से। 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करना है। क्या है, समाप्त करना है। रासायनिक हथियार सम्मेलन या व्यापक परमाणु परीक्षा प्रतिबंधन, या जैविक हथियार, या क्या आ जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 का आप लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर 116 का आप लोग ए लगा देंगे। बिल्कुल सही है, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 117। क्या करेंगे, 117 करेंगे। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे मनोनीत किया गया था। तो बताओ, विश्वनाथ आनंद को, या सचिन तेंदुलकर को, या विद्या बालन को, या फिर कैप्टन वाना सिंह को। तो कैप्टन वाना सिंह विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 117 का आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे भैया। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा भैया, 118 नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 पढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका में। तो देखो राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का ग्रह।
प्रोटीन का ग्रह बोलते हैं, प्रोटीन का ग्रह बोलते हैं, या प्रोटीन का भंडार बोलते हैं, प्रोटीन का भंडार बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है भैया, तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन का ग्रह या प्रोटीन का भंडार बोला जाता है। भंडार उसी को बोलेंगे जहां से क्या होगा? संश्लेषण होगा प्रोटीन का। तो भैया जो राइबोसोम है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी भैया। 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। ये भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। और कोशिका क्या है? हमारे मानव जीवन की क्या है? इकाई है ना? मानव जीवन की इकाई के रूप में हम लोग कोशिका को जानते हैं। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस भागों में पाया जाता है? बताओ जल्दी से। मैंग्रोव क्षेत्र। अच्छा देखो, जो मैंग्रोव है ये क्या होता है? मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। मैंग्रोव क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है। ये क्या हो जाएगी? एक प्रकार की वनस्पति हो जाएगी। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसी वनस्पति है जो जल में क्या करती है? उगती है। जो जल में उगती है और पानी में उगती है, उगी रहती है। इसकी जड़ें नीचे जमीन तक पहुंच जाती हैं और पानी में ये उगी रहती है। पानी से इसको कोई खतरा नहीं होता है। ये मैंग्रोव एक वनस्पति होती है जो हमें कहां पे मिलती है भैया? उत्तरी अंडमान में मिलती है। कहां पे मिलती है? उत्तरी अंडमान में मिलती है। और ये सुंदरवन के क्षेत्र में मिलती है। सुंदरवन क्षेत्र में मिलती है। सुंदरवन क्षेत्र में मिलती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। इसका आंसर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। परफेक्ट है मेरे शेर, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 119 का सी आंसर आ जाएगा। 119 का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। अब बताओ भैया, इसका आंसर बताओ आप लोग। क्या पूछा गया है? NOAA है ना, यानी नोआ का मतलब क्या होता है? नोआ। बताओ भैया नोआ का मतलब क्या होता है? सब लोग करेंगे भैया। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 120 का परफेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? नोआ। नोआ का मतलब क्या होता है? तो देखो, नोआ का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय समुद्र और वायुमंडल संचालन, यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। हमें लगता है भाई पहले ही हो जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यही होता है भाई। आंसर क्या लगा देंगे? 120 का। आप लोग 120 का ए आंसर लगा देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? शानदार, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 121। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? बताओ जल्दी से। चाय क्वेश्चन पूछा जाए, मसालों का बागान कहां पे है? मसालों का बागान कहां पे है? मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे केरल को कहा जाता है ना, मसालों का बागान। लेकिन चाय के लिए पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? असम लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाए पेट्रोल कहां पे पाया जाता है? पेट्रोल कहां पे पाया जाता है? तो असम के डिगबोई में पाया जाता है। चाय कहां पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे शेरों? ओ सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा? डी है ना। ए बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया, आंसर डी रहेगा, असम। क्या रहेगा? असम। आपको यह बताना है चाय में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? बताओ। तो चाय में भैया टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जिस प्रकार से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है ना, जिस प्रकार से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, उसी प्रकार से चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। शाबाश मेरे शेर। क्वेश्चन नंबर 122 कर दो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? वाह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना, या वैश्विक व्यापार और विनियमित करना, या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रहना। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रहना। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। शाबाश मेरे शेरो। आंसर क्या आ जाएगा मेरे लाल? डी आ जाएगा इसका। यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? वो हो जाएगी भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रहना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रहना। शाबाश। 123 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? अरे वाह भैया, जल्दी से आप लोग बता दो तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भैया रूपरेखा प्रदान की है? तो किसके माध्यम से? भारत के द्वारा। जल्दी से आप लोग बताओ, यूएपीए के द्वारा, या आपका पोस्को अधिनियम के द्वारा, या मिशा अधिनियम के द्वारा, या डायर अधिनियम के द्वारा। तो आंसर क्या आ जाएगा? यूएपीए के माध्यम से। आंसर क्या आ जाएगा? यूएपीए के माध्यम से। क्लियर है? आंसर आप लोग ए लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखो भैया 124 करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 का, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट से आप लोग आंसर कर दो, है ना। और हाँ, याद रहे मेरी डेली क्लास होती है 2 PM पर जीएस की। मेरी डेली क्लास होती है 2 PM पर जीएस की। तो इस क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस चल रहा है, तो इस वजह से अभी जी की जो हमारी जीएस की क्लास है वो रुकी हुई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 26 या 27 तारीख से क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। इसको हम लोग 26 तारीख से क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है भाई, तो टेंशन मत लेना। तो बताओ भैया, ज्यामिति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? क्या पाइथागोरस को जाना जाता है? पाइथागोरस तुमने प्रमेय तो खूब पढ़ी होगी, है भाई। या केपलर को जाना जाता है, या अरस्तु को जाना जाता है, या फिर आपका यूक्लिड को जाना जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? यूक्लिड। डी बिल्कुल सही है। आशा रानी बहुत शानदार, तरुण मलिक बहुत बढ़िया, छोटी कुमारी बहुत शानदार, रितु यादव, है ना, लकी चौधरी बहुत बढ़िया, प्रियल, है ना, साउथ इंडियन, अच्छा जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिट्टू जी, है ना, सुषमा जी, आशा, आलोक, सुमित कुमार मौर्य बहुत बढ़िया, सुनीता बहुत बढ़िया, अभिषेक जी, प्रिया यादव एकदम शानदार, आकाश, रीता बहुत बढ़िया, शानदार भाई शानदार। सभी बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं और सभी बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो आपको क्या मिलेगा भैया, याद रखना, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स यानी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ क्या है? बता दो जल्दी से आप लोग भैया, प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट संपादित करना, या फिर क्या हो जाएगा, अवांछित प्रयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना, या फिर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन को मापना, या फिर क्या हो जाएगा, पोस्ट शेड्यूल करना? बताओ जल्दी से। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का क्या मतलब होता है? एनालिटिक्स टूल का मतलब होता है कि ये कंटेंट संपादित थोड़ी ना करता है, ये अवांछित प्रयोगताओं को ब्लॉक थोड़ी ना करता है, ये पोस्ट शेड्यूल थोड़ी ना करता है, ये हमारे प्रदर्शन को मापता है कि हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है, हमने यहाँ पे एनालिसिस करवाया है ना, हमने आपको एनालिसिस करवाया है। जब हम एनालिसिस कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छे से बोलेंगे, हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर बताएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे। जब बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तो उसमें हमारा एनालिटिक्स कैसा होगा? एनालिटिक्स हमारा अच्छा होगा, यानी ये हमारे अच्छाई को, ये हमारे प्रदर्शन को बताता है। यदि हम बुरा पढ़ाएंगे तो ये बुरा दिखाएगा, लो बच्चे ही नहीं आए। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये हमारे प्रदर्शन को मापता है। ये किसको मापता है? प्रदर्शन को मापता है। तो 125 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इनमें से क्या है, नई मुद्रा या सफेद धन या पुरानी मुद्रा या काला धन? वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए अन्य कर का भुगतान किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 126 का आंसर कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ये क्या कहलाता है बताओ? वह कौन सा धन कहलाता है जिसको हम बहुत अच्छे से अर्जित करके रख लेते हैं और इसका क्या करते हैं, हिसाब किताब रखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सफेद धन, है ना, इसको सफेद धन बोलते हैं। जिसका हिसाब किताब हो, ऐसी मनी या ऐसा धन जिसका हिसाब किताब हो उसको सफेद धन बोलेंगे। और ऐसा धन जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अनाप शनाप पैसा पड़ा है, कि मतलब उल्टा सीधा पैसा खर्च हो रहा है, उल्टा सीधा पैसा यूज हो रहा है, उसको ब्लैक मनी बोलेंगे, उसको काला धन बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सफेद धन बोलेंगे। ठीक है मेरे शेर, इसको क्या बोलेंगे? सफेद धन बोलेंगे, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 126 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 पे आएंगे और ये देखो जल्दी से इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रस्तावना है उद्देशिका है में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से क्या है, मुक्त है। ये किस में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 127 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जल्दी से। तो गणराज्य के माध्यम से बताया गया है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के माध्यम से बताया गया है या समाजवादी के माध्यम से बताया गया है या पंथ निरपेक्ष के माध्यम से बताया गया है? तो भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहता है कि हमारा भारत देश क्या है, संपूर्ण स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व है और क्या है, अपने खुद पर डिपेंड है, हमें किसी की जरूरत नहीं है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई आपका बी आ जाएगा। और ये कौन बताता है? ये हमारी उद्देशिका बताती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संविधान की कुंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संविधान की कुंजी बोला जाता है। किसको? प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना पर किसका प्रभाव पड़ा? ये जो प्रस्तावना है इस पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भैया उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव पड़ा, है ना। और प्रस्तावना में ये जो भाषा है, प्रस्तावना में भाषा है, ये कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। यानी जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो भैया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस वाक्य से क्या होती है? प्रस्तावना शुरू होती है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम भारत के लोग, इस वाक्य से प्रस्तावना शुरू होती है। तो ये वाक्य से लिया गया है यूएनओ के चार्टर से, है ना। यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। क्लियर है? ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें? प्रस्तावना में लिया गया है। प्रस्तावना में केवल एक ही बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, और वो है भैया 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में एक ही बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। किसमें? प्रस्तावना में। दिस इज क्लियर? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लगाएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? आहा, बताओ जल्दी से। यानी ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के क्या है? मध्य स्थित है। तो बताओ क्या मारवाड़ का पठार हो जाएगा, या छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, या दक्कन का पठार हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्या कर दो भैया? इसका आंसर कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर दो। कौन सा पठार है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो देखो मारवाड़ का पठार होगा नहीं, दक्कन का पठार ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, दक्षिण भारत में चला जाएगा। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड वाला इलाका हो जाएगा। तो मालवा का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा मालवा का पठार, है ना। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा 128 का, 128 का डी। अब कर दो 129 का आंसर। अब 129 का आंसर कर दो। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का शब्द का अर्थ क्या है? सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, या पुराने पोस्ट हटाना, या मूल कंटेंट बनाना, या फिर आपका अन्य स्रोत से प्रसंगित कंटेंट का चयन और आयोजन और साझाकरण करना। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे क्या बन रहे हैं? नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो ये आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। और मतलब हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए हमने होमवर्क दे दिया। ये आपके लिए हमने क्या दे दिया भैया? ये क्वेश्चन हमने आपको भैया होमवर्क दे दिया, और केवल एक ही क्वेश्चन हमने आपको क्या दिया है? होमवर्क दिया है। इसमें आपको भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। कंटेंट क्यूरेशन का मतलब ये होता है मूल कंटेंट या फिर आपका अन्य।
एक हिसाब से इसका सी हो सकता है ना। बकाया आपको भी क्या करनी है, इस पे मेहनत करनी है। तो ये थोड़ा सा अभी मतलब डाउटफुल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, आयोग कुछ आंसर बताता है, हमें कुछ और आंसर बताना पड़ता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं, है ना। यानी हम भेदभाव नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो 129 को क्या करेंगे भैया, हम लोग देखेंगे आपस में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 130। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 130, पेनिसिलिन की खोज जिसने जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी भैया, का श्रेय जाता है, बताओ किन्हें जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रामबाण औषधि बोलते हैं, रामबाण औषधि बोलते हैं। क्लियर है भाई, रामबाण औषधि बोलते हैं, औषधि बोलते हैं। पेनिसिलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रामबाण औषधि बोलते हैं। पेनिसिलिन की खोज कब हुई, पेनिसिलिन की जो खोज हुई, ध्यान देना 1928 में हुई। कब हुई, पेनिसिलिन की जो खोज हुई वो कब हुई, 1928 में हुई थी। ये भी आपको क्या करना है भैया, नोट करना है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आप लोग क्या करते चलो भैया, आप लोग क्लास को शेयर करते चलो, तब तो मजा आएगा भाई। समझ रहे हो ना आप लोग बात। और इस बार गर्दा उठा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, धुआं, है ना। बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 130 है, क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, जिन्होंने 1928 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। और इसको रामबाण औषधि भी कहा गया है, रामबाण औषधि के नाम से भी जाना गया है। अब ये देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, यह आपको बताना है। तो क्या रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग में को क्या करना, मजबूती करना, या पर्यटन को बढ़ावा देना, या सांस्कृतिक गतिविधियों को क्या करना, विनियमित करना, या फिर क्या हो जाएगा, व्यापार बाधाओं को कम करना, व्यापार बाधाओं को कम करना। जल्दी से आप लोग बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है 131, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है 131 नंबर। तो आप लोग बताते चलेंगे, आप लोग बताते चलेंगे भैया, है ना, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत शानदार। हाँ जी भाई, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, है ना। कसम तो खैर नहीं खाएंगे, कसम तो खैर नहीं खाएंगे, लेकिन क्लास को आप लोग क्या करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे। क्लास को आप लोग क्या करते चलेंगे भैया मेरे, आप लोग सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलेंगे, ठीक है भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो जी, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है आपका 131, 131 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर करो। रणनीतिक रणनीतिक साझेदारी होगा इसका, रूस और भारत। बताओ जल्दी से, रूस और भारत रणनीतिक साझेदारी होगा, और रक्षा सहयोग होगा, है भैया, जल्दी से आप लोग बताओ। पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, या फिर क्या होगा, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना। क्या इसका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का जो महत्व है वो क्या है भैया, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। यानी हम क्या करेंगे, भारत और रूस के साथ, भारत भारत और रूस ये आपस में क्या करेंगे, अपने अपने संबंधों को बढ़ाएंगे, अपने संबंधों को क्या करेंगे, मजबूती देंगे अपने संबंधों को, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है रूस से, रूस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम वह देश कौन सा है जिसने अपना क्या किया था, उपग्रह लॉन्च किया था। यानी विश्व का प्रथम उपग्रह, विश्व का प्रथम उपग्रह विश्व का प्रथम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है, देश ने लॉन्च किया था। आप लोग जल्दी से आप लोग बता दो, विश्व का प्रथम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था। तो आप कहोगे भैया इसका आंसर तो रूस ही रहेगा। इसका क्या आंसर रहेगा, रूस रहेगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
रूस हो जाएगा। और इसने कब, 1957 में, 1957 में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। जिसका क्या नाम था, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक, जिसका क्या नाम हो जाएगा, स्पुतनिक प्रथम हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। स्पुतनिक प्रथम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। और रूस एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, रूस एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, यदि आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, भारत का क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, उपग्रह, उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, है ना, भारत का प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो आप कहोगे भैया भारत का जो प्रथम उपग्रह है ये 1974 में लॉन्च किया गया था, जिसका क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था। क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा, लेकिन विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा, वो स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, जो 1957 में लॉन्च किया गया था। किसके देश, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। किसके, रूस के द्वारा। और रूस, आप लोग जानते हैं रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, मॉस्को। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी, रूबल हो जाएगी। मुद्रा, मुद्रा क्या हो जाएगी, रूबल। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो रूस देश है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो रूस देश है, इसकी संसद का क्या नाम हो जाएगा, संसद, इसकी संसद का नाम हो जाएगा भैया क्या, ड्यूमा हो जाएगा, ड्यूमा। इसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा, ड्यूमा। ऐसा ही एक और देश है जिसका नाम है जापान, जापान। तो जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट नाम है, डाइट, है ना। तो ड्यूमा और डाइट में हमेशा क्या रहता है, आपको कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ड्यूमा और डाइट में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि डाइट किसका हो जाएगा, जापान का हो जाएगा, जापान की संसद का नाम हो जाएगा। और ड्यूमा किसकी संसद का नाम हो जाएगा, तो ड्यूमा हो जाएगा रूस की संसद का नाम हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, रूस के बारे में जब क्वेश्चन आ ही गया है तो अभी आप लोग कोई भी जाएगा नहीं, है ना, अभी आप लोगों में से कोई भी जाएगा नहीं, बस पढ़ते रहेंगे। देखो यहां रूस से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूस है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का प्रथम देश है ना। तो क्या दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, विश्व का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, छठवां कौन सा हो जाएगा, सातवां कौन सा हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत है, जो भारत देश है ना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत देश है इसकी क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, यानी पूरे वर्ल्ड का 100% का भारत में कितना क्या होता है भैया, धारण करता है भारत देश। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब भैया रीजनिंग के साथ आप लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे, यानी अजय सर क्या करवाएंगे, रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाएंगे धमाकेदार। तो एक बार प्यारे